अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ट्राई करते हैं कि 1 से लेकर 8 तक जो एग्जांपल्स हैं हम इस लेक्चर में वो कवर कर सकें और इनके अंदर कैसे बेसिकली शेप्स बनाई जाएंगी, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन के तौर पे हम लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो देखते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे जो हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर हमारी 1 है। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसकी स्टेटमेंट है ये टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है बेसिकली हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए। लेकिन खैर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना, ठीक है जी, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है। मीन्स के जो वैल्यू हमें मिलेगी वो सेंटीग्रेड में मिलेगी, हमने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो इसके लिए पैटर्न क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग फ्लो चार्ट को करेंगे स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप सिंबल हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो मैंने ओवल शेप सिंबल यूज कर लिया। एक सिंबल से नेक्स्ट सिंबल की तरफ जाने के लिए हम लोग एरोज यूज किया करेंगे, यानी कि कनेक्टर भी बेसिकली कनेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि एक शेप को नेक्स्ट शेप से जोड़ता है या फिर डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने एरो यूज कर लिया। अब मुझे सेंटीग्रेड की वैल्यू चाहिए, जब मुझे इनपुट देनी है तो उसके लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। इनपुट दी जाएगी इस शेप के जरिए से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी, हमें किस चीज की इनपुट चाहिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कि भाई सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप लोग पुट करें, हम आपका आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एरो से इसको जोड़ेंगे एरो के जरिए से और एक फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम लगाएंगे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला और वो है जी F इज इक्वल टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 9 और 9c डिवाइडेड बाय 5। इस पूरे को यानी कि पूरे को मुझे आंसर को डिवाइड करना है 5 पे, ठीक है जी। और इस पूरे सोल्यूशन में ये इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसमें 32 मुझे ऐड कर देना है। तो वो आप बॉक्स इतना बनाएं कि आपका ये सारा कंटेंट उसके अंदर पूरा आ जाए। अदरवाइज ये फॉर्मूला आना जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पर अगर कभी भूल जाएं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दें कि फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, कि भाई यहाँ पर फॉर्मूला आएगा और जहां पर फॉर्मूला आता है मैंने आपको बताया था कि हम वहां पे प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो भी आंसर निकलेगा स्टूडेंट, सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर सारी कन्वर्जन्स परफॉर्म की जाएंगी और कन्वर्जन परफॉर्म करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में। उस फ़ारेनहाइट के आंसर को हम आउटपुट सिंबल, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल स्टूडेंट्स एक ही होता है, याद रखिएगा, पैरेललोग्राम, हम उसकी आउटपुट यहाँ पर हासिल कर लेंगे। किसकी जी, अपने फ़ारेनहाइट की। जब आउटपुट हासिल कर लेंगे स्टूडेंट उसके बाद उसको टर्मिनल सिंबल, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां पर स्टूडेंट हम इसको एंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पे हमारा जो बेसिकली शेप है वो टर्मिनल सिंबल होता है। इनपुट प्रोसेस इस सिंबल में और आउटपुट इस सिंबल में। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एरोस थे वो हमने लगा दिए। तो ये था जी हमारा फ्लो चार्ट नंबर 1। अब इसमें एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है जी, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। हमें मास एंड फोर्स मिलेगा, यानी कि स्टार्ट किया, इनपुट में हमें दो चीजें मिलेगी, मास मिलेगा और फोर्स मिलेगी। इन दो चीजों के ऊपर हम लगा देंगे फॉर्मूला। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसको गलती बनाने में नहीं करनी, ट्राई करनी कि बिल्कुल सफाई से बन जाएगी। ये लीजिए, ये आपका प्रोसेस सिंबल रेडी हो गया। इस प्रोसेस सिंबल के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया एक्सेलरेशन का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद रखिएगा, A इज इक्वल टू हम करेंगे जी F बाय M, क्योंकि F इज इक्वल टू M में होता है तो मैंने F बाय M कर दिया। फोर्स और मास की वैल्यू हमें यहाँ से मिली होगी, फॉर्मूला सारा कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद आंसर हमारा A में आ जाएगा और उस A को हम लोग आउटपुट के जरिए से निकाल लेंगे। उसके लिए हम वही पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे। एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा जी, हमें उसके लिए ये चाहिए होगा, यहाँ पर एक वैल्यू अलग होगी, फॉर्मूला अलग होगा और जो प्रिंट करवानी है वो चीज भी अलग होगी। जब वॉल्यूम निकालना होता है तो 3 हिस्सों को, लेंथ, विड्थ और हाइट को, इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम जिस चीज का हम लोगों ने, ये हमारा नंबर 2 था, नंबर 1 एंड ये नंबर 2 था, अब इसी को मैं नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, जिस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है उसका एक एज ले लेते हैं, कोई एक एज, ठीक है, इनपुट में, ये हमारी इनपुट हो गई। उसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया वॉल्यूम का, फॉर्मूले के लिए प्रोसेस सिंबल, और क्या करना है जी,
उस एज को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, यानी कि उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर किस में चला जाएगा, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम भी यहाँ पर हम आउटपुट हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया। टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन और ऑन एन अमाउंट, एक अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने की हमारे पास जो बेसिकली उसके लिए फॉर्मूला है, हमें जस्ट वो फॉर्मूला आना चाहिए। इसके लिए भी कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है, हम सिंपल उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ कि भाई आपको प्लेन इंटरेस्ट जो होता है, बेसिकली इंटरेस्ट मीन्स कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर कुछ प्रॉफिट हासिल करते हैं ना, जिसको सूद भी कह सकते हैं, उसको इंटरेस्ट बेसिकली बोलते हैं। टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, तो भाई इंटरेस्ट हासिल करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका कुछ डिफरेंट हिसाब है कि भाई उसके लिए हमें एक रेट पता होना चाहिए। जो भी रेट उसके लिए फिक्स हुआ था कि इस 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, 2 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, तो एक अमाउंट के ऊपर एक स्पेसिफिक एक इंटरेस्ट होता है जिसका रेट हमें पता होना चाहिए, और कितने सालों के लिए लिया था ये पता होना चाहिए। मीन्स कि ईयर की वैल्यू, उसका रेट और अमाउंट कितनी थी, इन 3 चीज़ों की हमने इनपुट ले ली। अब हम उसके ऊपर लगा देंगे फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा प्लेन इंटरेस्ट, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, जिसकी मुझे आउटपुट यहाँ पर चाहिए, मैंने वो लिख दिया। और उसके लिए क्या फॉर्मूला है जी, इज इक्वल टू अमाउंट, आपकी जो भी अमाउंट है, ठीक है, उसको आप लोग क्या करें जी, ईयर से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को 100 पे डिवाइड करते हैं। ईयर से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका प्लेन इंटरेस्ट निकल आएगा। सपोज 1 लाख रुपए अमाउंट थी, 2 सालों के लिए ली, ठीक है जी, और उसके लिए 100 रुपीज आप कह सकते हैं कि जी, सॉरी, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, तो यहाँ पर रेट भी आएगा और अब ईयर भी आएगा, रेट, ठीक हो गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर होगा वो प्लेन इंटरेस्ट में चला जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, इसका हमें कोई मसला नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जस्ट हमें हमारे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जस्ट हमें ये पता है कि भाई ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है, इसको रेक्टेंगल सिंबल के अंदर रखना है। प्लेन इंटरेस्ट में आंसर जाएगा, उसको आउटपुट सिंबल के जरिए से फेच कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है जी, उसके अंदर टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, कि भाई 5 गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका आप लोगों ने निकालना है क्या, उसकी हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, और मतलब उसमें से सम निकालना है, उसका प्रोडक्ट का आंसर देना है और एवरेज का आंसर देना है। तो स्टूडेंट देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो 5 गिवन नंबर जो है वो हम पहले सिस्टम से गेट करेंगे। उसमें सपोज एक N1 है, N2 है, N3, N4 एंड N5। सम तो सिंपल वे में भी हमें पता है सबको कैसे निकलेगा, ये प्रोसेस सिंपल हो गया, रेक्टेंगल बन गई हमारी। सम कैसे निकलेगा जी, सबको ऐड कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3 N4 एंड N5। प्रोडक्ट कैसे निकलेगी जी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, N1 N2 N3 N4 एंड N5। अब एवरेज कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट्स एवरेज निकालने के लिए ये होता है कि इस पूरे सम को, सम के आंसर को, यानी कि जो भी इस आंसर के अंदर स्टोर होगा, आंसर सब 5 नंबरों को पुट करने के बाद, ऐड करने के बाद, उन सम को किस पे डिवाइड कर देना है, 5 पे। नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकल आएगा। अब सम का भी निकल आया, प्रोडक्ट का भी निकल आया और एवरेज का भी निकल आया। अब हमने ये स्क्रीन पे शो करवाने हैं, तो उसके लिए फिर आउटपुट सिंबल चलेगा, पैरेललोग्राम। ले जी, आपका सम का आंसर प्रिंट करवा लें, आप एवरेज का आंसर निकाल लें, आप प्रोडक्ट का आंसर निकाल लें। तरतीब यहाँ पर कुछ और हो सकती है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, डजंट मैटर, इन चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट पे आप इसको टर्मिनेट कर दोगे। तो ये एवरेज निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए एक सोल्यूशन है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोग्राम है स्टूडेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए जस्ट 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, बेस और उसकी हाइट। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या चाहिए जी, हमें बेस और हाइट चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा स्टूडेंट्स। आपको बेस चाहिए और आपको हाइट चाहिए इनपुट सिंबल में, उनके ऊपर आपने फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे जी, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा एरिया के अंदर। उस आंसर को, आउटपुट को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। तो ये हमारा टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हो गया। और उसमें स्टूडेंट्स साथ में जो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, क्वेश्चन आपने एग्जांपल नंबर 1 देखी, कुछ डिस्क्रिप्शन है उसमें सारा बयान किया हुआ, ये हमें बिल्कुल नहीं करना। ये आप अपने नॉलेज के तौर पे पढ़ लें, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत हमें क्वेश्चंस में नहीं है, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। एक गिवन नंबर है, बताएंगे जी वो इवन है या ऑड है। स्टूडेंट ये बड़ा ही आसान सा एक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें लॉजिक जो है वो थोड़ा ज्यादा है कि भाई आपको लॉजिक पता होगा तो आप इवन ऑड का फैसला करेंगे ना। देखिए भाई, सबसे पहले स्टार्ट किया स्टूडेंट, उसके बाद हमने वो नंबर इनपुट ले ली जिसको हमने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। सपोज उसका नाम है n को लेने के बाद हमने उसके ऊपर फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया कि अगर हम उस n का मॉड लें विद 2। स्टूडेंट मॉड का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को इस नंबर को इस पे डिवाइड करना, लेकिन आंसर में रिमाइंडर लिखना। आंसर में रिमाइंडर, आंसर में क्वोशंट नहीं लिखेंगे। सपोज मैं 10 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो 2 5 10, आंसर में क्या आ गया 0। तो बेसिकली अगर मॉड लिखा होगा 10 में और 2 में, देखिए ये मैंने बेसिकली क्या किया, 10 का मॉड लिया अगर 2 के साथ तो आंसर आएगा 0 रिमाइंडर वाला। अगर मैं लिखता हूं 10 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आएगा 5 क्वोशंट आएगा। ये आंसर आपका डिवीजन में आता है, ये आंसर रिमाइंडर आपका मॉड में आता है। स्टूडेंट तो ये बेसिकली दो तरह के कॉन्सेप्ट है। तो भाई आपका रिमाइंडर अगर तो हो गया 0, एक नंबर को मॉड लिया आपने 2 के साथ, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे स्टूडेंट। जब कंडीशन की बात आएगी तो हमने पढ़ा था हम डायमंड सिंबल यूज करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें इफ अगर हमारे रिमाइंडर का आंसर 0 होता है, 0 होने पे क्या होगा, नंबर आपका इवन होगा। तो आपकी कंडीशन सपोज करने की ट्रू होती है, या फिर डायमंड सिंबल में कंडीशन क्या होती है जी, फॉल्स। डायमंड सिंबल की दो ही स्टूडेंट केस होते हैं। डायमंड सिंबल में जब कंडीशन को वैल्यूड किया जाता है तो या तो आपकी चीज ट्रू होती है या फॉल्स। कंडीशन में हम डिसीजन मेकिंग में बात ही होती है या हाँ या फिर ना, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो भाई अगर तो रिमाइंडर का आंसर आएगा 0 तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन। इवन प्रिंट करवाना है तो फिर उसके लिए ये वाला सिंबल कर लेते हैं, ठीक है जी, पैरेललोग्राम, क्योंकि आउटपुट देनी है। और अगर नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो फिर आप कह देंगे जी वो नंबर ऑड है। और इसके बाद आपने इन दोनों शेप्स में से एक आंसर निकाला। यहां पे एक एरो आए, एक एरो यहां पर आया। स्टूडेंट्स देखें, अब अगर हमारे पास मल्टीपल एरोज हैं तो उनकी एक लाइन आप इस तरह से बना लें, ठीक है, और यहां से दोनों का आंसर टर्मिनेट कर दें। भाई या तो नंबर इवन होके एंड हो जाएगा या फिर आपका नंबर ऑड होगा और आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। स्टूडेंट्स 3 गिवन नंबर्स में से एक नंबर जो है वो अगर लार्जेस्ट है तो हम लोगों ने वो बताना है कि भाई तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें वो 3 नंबर देने पड़ेंगे। वो 3 नंबर है जी, सपोज n0, n1 एंड n2। तीनों नंबरों की इनपुट दे दी। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसका जो है वो आप क्लियर तरीके से जरा बना लें तो जरा खूबसूरत लगेगा, इसलिए हम इसको एक यहां पर बनाते हैं अपनी रेक्टेंगल सिंबल, सॉरी पैरेललोग्राम। इसमें n0, n1 और स्टूडेंट्स n2 ले लिया, ठीक है जी। ये 3 टाइप्स की इनपुट्स हमने ले ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक को लार्ज फिक्स कर देते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास जो लार्ज नंबर है ना, जब सेट करने हो ना वैल्यू स्टूडेंट्स, तो तब भी प्रोसेस सिंबल ही यूज किया जाता है। तो लार्ज मैंने कर दिया n0 को, प्रोसेस सिंबल यूज करेंगे, लार्ज की वैल्यू मैंने कर दी n0। सपोज कर लिया कि पहला नंबर जो है ना वो बड़ा है, क्योंकि भाई एक चीज को आप पकड़ेंगे तो फिर आप उसके साथ दूसरों का कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब मैंने कंडीशन लगाई कि भाई अगर तो जो हमारे पास n1 है वो लार्ज है, n1 इज ग्रेटर देन लार्ज। अगर तो n1 लार्ज है तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू होने पे हम लार्ज का नाम चेंज करके n0 से लार्ज का नाम क्या रख देंगे, n1, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है जी। और अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर हमारे पास अभी तक n0 ही लार्ज था, ठीक है, लेकिन हम उसको फाइनली लार्ज कह नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई पक्का यही लार्ज है, नहीं, अभी इसका कंपैरिजन n0 का n1 से हुआ है। तो सपोज n1 छोटा निकला है, n0 बड़ा निकल आया, यानी कि लार्ज की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो फिर इसका कंपैरिजन हम एक नेक्स्ट वैल्यू से भी तो करेंगे ना। n2 अभी डायरेक्ट है तो इसका सिंबल हम इसको डायरेक्ट यहां पर ले आएंगे, यहां पर एक अलग से डायमंड सिंबल लगाएंगे जहां पर हम इसका कंपैरिजन करेंगे n2 के साथ। n2 इज लेस देन लार्ज। अगर तो n2 भी लेस देन लार्ज है तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे जी, n2 को बोल देंगे, ठीक है। अगर n2 जो है वो ग्रेटर देन लार्ज, चलिए कंडीशन लगाइए तो ग्रेटर देन की लगा लेते हैं। अगर n2 लार्ज से बड़ा है तो इसका मतलब है वो n1 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया।
तो फिर हम ट्रू करके इसका आंसर प्रिंट करवा लेंगे। नहीं जी, इसका आंसर हम लार्ज में क्या आंसर देंगे जी, लार्ज हमारा कहलाएगा n2। फिक्स किया है तो मैंने प्रोसेस सिंबल यूज किया, मैंने कोई पैरेललोग्राम इस्तेमाल नहीं की। और उसके बाद हम यहां से इसको नीचे लेकर आएंगे और पैरेललोग्राम में यहां पर रख दिया मैंने लार्ज का आउटपुट। ठीक है जी, लार्ज लिख दिया, यहां से इसको टर्मिनेट कर देंगे। ले जी, अगर आपके लिए विजिबल है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पे कंजेस्टेड कर दिया है, अदरवाइज इसको हम स्क्रीन के ऊपर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लें कि जी आपका जो लार्ज, ये जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये तो कंडीशन ट्रू होने पे था ना, अगर n2 बड़ा नहीं निकलता लार्ज से, तो इसका मतलब है कि लार्ज ही सबसे बड़ा नंबर था। तो इसलिए डायरेक्ट फॉल्स की जो कंडीशन है ये ट्रू की है, तो फॉल्स की फिर आप यहां से इसके ऊपर ऐसे लें। ठीक है जी, इसको फॉल्स कर दें। थोड़ा एरो आगे पीछे हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन जब आप इसका डिजाइन क्लियर कट बनाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। मीन्स कि आप यहां से एक कंडीशन डायरेक्ट ऐसे लेकर आ रहे थे, ऐसे लार्ज प्रिंट करवा लें, और अगर नहीं तो फिर ट्रू कंडीशन में आप पहले चेंज करें। वेरिएबल क्या चेंज किया जी, n2 को लार्ज कर दिया, एंड देन यहां से फिर यहां पर ले आए और तब टर्मिनेट कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के फ्लो चार्ट की 8 एग्जाम्पल, जिसमें हमने 8 फ्लो चार्ट पढ़े हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, जिसमें फॉर्मूले की बेसिकली जरूरत नहीं है, लेकिन शेप्स को अंडरस्टैंड करना, उनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।